जी हाँ, बीजेपी कंटेस्टेंट माधवी जी से असद साहब काफी डरते हैं। एमआईएम पार्टी माधवी जी से बहुत डरती है। ये मेरा कहना नहीं, ये अर्नब का। If there is one person who makes Owaisi nervous and Owaisi go into panic and who Owaisi is scared of at a constituency level and who's a fighter, it is Madhavi Lal. अर्नब का कहना है। और अर्नब तो आप जानते ही होंगे, ये तो गोदी मीडिया स्पेशलिस्ट है। गोदी मीडिया स्पेशल एडिशन में काम करने वाले अर्नब को तो शायद हम सभी जानते हैं। तो अर्नब का कहना है कि असद साहब और एमआईएम पार्टी माधवी जी से डरती है। क्या सच में? अगर हाँ तो इस क्लिप को याद रखिए। आजा बाबा, एक मरतबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहाँ है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है। 15 मिनट हटा लो। जो आप ही जानते हैं कि कौन किससे कितना डरता है। तो चलिए चलते हैं, आखिर अर्नब ऐसा क्यों कह रहा है। तैयार है क्या? असदुद्दीन के परिवार के डॉक्यूमेंट्स तैयार है क्या? असदुद्दीन के जीते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एमएलए उसके परिवार के डॉक्यूमेंट्स तैयार है क्या? जब इतने सारे लीगल वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार रह सकते हैं, आपका वोट, मेरा वोट, अर्नब जी का वोट, असदुद्दीन का वोट, अकबरुद्दीन का वोट, इनके परिवार उनके वोट के डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार है तो सभी जेन्युइन वोटर के डॉक्यूमेंट्स तैयार है। उनका ही डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रहते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं है। माधवी जी का कहना है कि असदुद्दीन साहब वोट के एसआईआर की प्रक्रिया में अपने लोगों को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वोट की प्रक्रिया के चलते, माने एसआईआर की प्रक्रिया के चलते वो अपने मुस्लिम वोटर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि दारुसलाम में कोई भी एक वोट कटने पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी का भी वोट कटने पर असद साहब ने काफी मदद की है। हेल्प डेस्क बिठवा कर मदद की है, कहीं वो खुद से मदद कर रहे हैं, अपने लोगों से मदद करवा रही हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये हैदराबाद की आवाम देख रही है कि असद साहब किस तरीके से लोगों को एसआईआर की तरफ मदद कर रहे हैं। मगर मैडम का कहना है कि वो सिर्फ अपने घर के वोटर्स को बचाते, वो अपने जो एमएलएज हैं, एमएलएज के घर के वोटों को बचाते। और खैर बहरहाल इनका कुछ कहना है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। और आप भी जानते हैं कि असद साहब किस तरह से आपकी और हमारी मदद कर रहे हैं एसआईआर के चलते। एसआईआर को फिल करने में आपका वोटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर रहने के लिए बेचारे काफी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के बाद भी कुछ लोग उन्हें इस तरीके से एलिगेट कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज संसद में अचानक से वंदे मातरम पढ़ने को कहा गया है और इसके तुरंत बाद ओवैसी साहब ने कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा मजहब, मेरा इस्लाम मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देता है। मुझे मेरा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। मैं मुसलमान हूँ तो जाहिर सी बात है मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट, मैडम मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह की। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहाँ से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहाँ से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम। भी कहा है कि वंदे मातरम कोई नेशनल एंथम नहीं है, ये कोई भारतीय गीत नहीं है।
अब ये चीज इस जाहिल को कौन समझाए, ये चीज इस बेवकूफ को कैसे समझ आए कि ये नेशनल एंथम है ही नहीं। रोज उठे क्या पावर की खेती है तुम्हारे, तुम बोलते गए हम सुनते गए। मेरे पास अभी 15 मिनट नहीं है। छोटे कान खोल के सुन ले, अभी भी चिट्ठी पे बोल रहे हो, लिख के दे रहे। 15 मिनट खेलना छोड़, एक बार जामबाग में आ, 10 मिनट दे देंगे। भारत माता की जय नहीं बोले तो क्या तुम्हारी अम्मा की जय बोलते हैं? लोगों को देखने के बाद आप भी यही कहोगे कि क्या आप किसी को इस तरीके से संबोधित कर सकते हैं? एक रेप्यूटेड लीडर के लिए क्या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना क्या सही बात है? इसको सुनने के बाद में अब ये जो आप सुने, इसके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि जब अपना गुजारा अच्छे से ना हो तो किसी को गाली दे के ही गुजारा करना पड़ता, किसी को गिरा के ही अपना गुजारा हो सक रहा, तो ये लोग वही कर रहे हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी रिधिमा शर्मा। इसकी कमाई हो रही नहीं थी, है ना, इसको फेम नहीं मिल रहा था, तो इन दीदी क्या समझे कि चलो हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, यहाँ पे अपने को जितना फेम होना है उससे कहीं ज़्यादा ही फेम अपने को मिल जाता। तो सेम उन्हें जो है इसका मेल वर्जन है, इन्हें उस तरीके से ज़्यादा इसको और कुछ भी बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं एक और ऐसी घटना की तरफ जहां MIM के झंडे को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंगरेनी कॉलोनी याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कम्युनिटी हॉल में कुछ उद्घाटन हो रहा था। कम्युनिटी हॉल के बाहर जो MIM का झंडा था, इनॉग्रेशन के दौरान उस झंडे को वहां से निकाल दिया जाए। अब इसको देखने के बाद में जब आपको ग्रीन कलर से इतनी परेशानी है, जब आप बोल रहे कि ग्रीन कलर क्या सेक्युलरिज्म है, तो फिर भाजपा का भी रंग भगवा है, राइट? तो क्या हम उस पर कुछ बोले? नहीं। क्या कोई मुसलमान उनके कलर्स को कुछ भी ऐसा बोलता? बिल्कुल नहीं। और इसका बोलना है बेवकूफ़ का कहना है कि ग्रीन कलर, इनको भी ग्रीन कलर करते, इन लोगों को भी ग्रीन कलर करते। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बगैर ग्रीन कलर के आपका तिरंगा इच कंप्लीट नहीं होता, बगैर ग्रीन कलर के भारत इच कंप्लीट नहीं होता। सिर्फ भगवा रंग से झंडा नहीं बनता, राइट? सिर्फ ऑरेंज कलर से यू कैन नॉट मेक अ फ्लैग। अगर इस तिरंगे में ग्रीन ना हो तो ये तिरंगा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? भारत में अगर आप कैसा हटाते भाई ग्रीन कलर को, जब ग्रीन कलर हर एक सेक्युलर आदमी, हर एक देशभक्त के दिल में है, उसके खून में है, इस देश की मिट्टी में है, आप उस रंग को इस तरीके से डिग्रेड कैसा कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और क्या ही हो गया अगर MIM पार्टी का झंडा वहाँ मिल गया तो? अब जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे वो लोग रूल करते। हैदराबाद इज द प्लेस वेयर MIM रूल। अगर वहाँ पर उनका झंडा मिल भी गया तो इस तरीके से उस झंडे को बेइज्जत करने की ज़रूरत आपको क्या पड़ गई? उस रंग को बेइज्जत करने की ज़रूरत आपको क्या पड़ गई? आखिर आप लोग इतना क्यों गिर जाते? देखा ही है कि कुछ ये हाल है हैदराबाद। मैं कोई MIM सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई MIM बिलीवर हूँ, मगर मेरा ये कहना है कि अगर इस देश में कोई भी पार्टी, कोई भी फ्लैग कहीं भी हो तो उसे इस तरीके से डिग्रेड करना किसी को शोभा नहीं देता। और ख़ास के अगर वो चीज़ कोई स्पेसिफिक रिलीजन को डिकोड करती है, अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से डिग्रेड करते हो तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप उस झंडे को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, मगर उस झंडे पर जो कलर है ग्रीन, वेयर यू डिस्क्राइब मुस्लिम, आप उन्हें डिग्रेड कर रहे हो, आप इंडियन मुस्लिम्स को डिग्रेड कर रहे हो। और इस चीज़ पर खामोशी अख्तियार करना
सही नहीं। इन्हें सजा मिलनी चाहिए और मेरी मानूं तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कभी ना। ये थी आज की खबरें और कल मिलते हैं बहुत अनोखी टॉपिक के साथ। ये टॉपिक विषय जो हर किसी के दिमाग को सोचने पे मजबूर करते, ऐसा संगीन, एक ऐसी बात जो हर हिंदू को और हर मुसलमान को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। क्या इंडियन मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं या उन्हें टेररिस्ट लेबल दिया जाता है? आखिर क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है और इसके पीछे क्या मुसलमानों का कोई योगदान है? मुसलमानों या इमेज को इस तरह से बताने में किसका हाथ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसे खुलेआम भूल कर रही है कि आप मुसलमानों को डिग्रेड करेंगे, आप मुसलमानों को बार बार ऐसे कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी घटिया सोच इस देश को इस तरीके से खराब कर रही है, देश के लोगों की मेंटालिटी को पोल्यूट कर रही है? हम इन चीज़ों पर ज़रूर चर्चा करेंगे कल शाम डेमोक्रेट्स ऑफ इंडिया पर।